तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत मजे और अच्छे में होंगे। तो बच्चों, आज मैं बता दूं आपके लिए हिस्ट्री क्लास 6 की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये आपको बिल्कुल लास्ट चैप्टर होने जा रही है। ये है आपका द गुप्ता एम्पायर। आपने इसके पहले 1 से लेकर के 10 तक के जितने सारे चैप्टर्स हैं, आई होप कि आपने उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, सुना होगा, आपके एग्जाम्स भी हो गए होंगे। लेकिन मैं आज इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने वाला हूँ कि आपने एग्जाम्स के लिए उतनी टेंशन आपको रखनी नहीं है। मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल वे में इस चैप्टर को आपको समझा देने वाला हूँ, ताकि आप एक बार बस इस वीडियो को पूरी ध्यान से एंड तक देख लोगे तो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम में आप बहुत आसानी से जाकर के सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के आप आंसर को कर सकते हो। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकती है, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, मैं भी वो वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइज, एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें। गाइज, मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की नीड है। यदि आप मुझे ऐसी कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहे, मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, इवन आप अभी क्लास 6 में हो, नेक्स्ट ईयर क्लास 7 में पहुंचोगे, तो मैं आपकी सलाह 7th की सारी बुक्स की जो क्वेश्चन आंसर है, सॉल्यूशन है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटिकल साइंस की हो, ज्योग्राफी की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, मैथ्स की हो, उन सभी की वीडियो लेकर के लगातार लेके आऊँगा। एक्चुअली अभी क्या है ना, मैं अकेले हूँ, मुझे अपना काम, अपना कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल वो भी देखनी होती है, और साथ ही साथ जब टाइम मिले तो मुझे आपके लिए वीडियो बनानी होती है, और मैं पूरी टाइम इसमें दे नहीं पाता हूँ। लेकिन यदि आपकी सपोर्ट रही, चैनल में ग्रो आया, आपने शेयर करा, लोगों को बेसिकली इंकरेज करा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और यदि सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, इसकी व्यूज़ और बेसिकली कह सकते हो लाइक्स बढ़ती हैं, फिर मैं क्या करूँगा कि कुछ और भी टीचर्स को अपने साथ लाऊंगा, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, जो मैं अभी फ़िलहाल कवर नहीं कर पा रहा हूँ अकेले, उनको भी इसमें शामिल करूँगा, और आपके लिए बेहतरीन और फ्री एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो चलिए एज यूजुअल देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो का आनंद लेते हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो हमारा है वो इस चैप्टर का पार्ट 3 होने जा रहा है, और पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए, जहाँ पे मैंने पार्ट 1 में आपको पूरी इंट्रोडक्शन जो था वो हमने करा था। यहाँ पे देख पा रहे हो गोल्डन एरा के बारे में, गोल्डन एजेस के बारे में, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा। फिर हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखा, एक और जो सोर्सेज हमारा था जिसकी लिटरेरी सोर्सेज, यानी कहाँ से बेसिकली इस बुक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो हमने देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जो बुक था बच्चों, वो था अभिज्ञान शकुंतलम और एक मेघदूत, जो कि कालिदास ने लिखा था। दूसरी एक और किताब थी जो कि फायान, जो कि हमारा एक ट्रेवलर होता है, वो इंडिया आता है ट्रैवल करने के लिए, तो वो जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ना इंडिया में, उनको उसने बेसिकली अपने एक नोटबुक में बेसिकली नोट करा, और उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारा हो जाता है लिटरेरी सोर्सेज। फिर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी है, यानी कि जो बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों में, वैसी चीज़ों पे जो कि पेपर पे नहीं लिखी गई है, उसके जो चिन्ह हैं, अवशेष हैं, वो हमें पहाड़ों में, पत्थरों में, गुफाओं में लिखी हुई मिलती है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर देख रहे हो, हर एक में आपको पिक्चर्स और इमेजेस भी आगे दिखाने वाला हूँ, और शायद मैंने उसमें अपलोड भी करा था, आपको दिखाया भी था। फिर जब से हम लोग आगे बढ़ते तो यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जितने सारे किंग्स मौर्यन एम्पायर में आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। बच्चों, एक और चीज़ ध्यान देना, चंद्रगुप्त के पहले भी यहाँ पे ना कुछ रूलर घटोत्कच और एक आपका श्रीगुप्त रहा था, बट वो उतनी पॉपुलर नहीं थी, और उनका ड्यूरेशन टाइमलाइन इतना लार्ज नहीं था कि उसको बेसिकली आपके क्लास 6 में कवर करी जाए। हाँ, लेकिन क्लास हायर क्लासेस में आप जाओगे, 11th में, 12th में, वहाँ पे यदि आपको ऐसे पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप और भी डिटेल्स में आगे पढ़ोगे। तो हमने फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा, जिसने ब्याह करा था बेसिकली कुमार देवी से, और जो राजा बना था 320 सीई में। विवाह करने के बाद इसे पाटलिपुत्र एज ए डॉरी मिला, एज ए गिफ्ट मिला। जैसे इसने ब्याह करा तो लिच्छवी का सपोर्ट से जो उसका एरिया है, किंगडम है, वो इसलिए एक्सपेंड करा, और एंड में इसने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करी। इसको एक टाइटल मिला, महाराजाधिराज चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इसने करीब 15 ईयर्स तक बेसिकली यहाँ पे रूल किया था। फिर हम लोग इसी का पुत्र समुद्रगुप्त होता है, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट यानी कि इसी का पुत्र होता है। तो भाई ये राजा बनता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो पुत्र है वो समुद्रगुप्त होता है। ये और भी ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर बन जाता है। इसने कई सारे ऐसे ऐसे एक्शन करे, कार्य करे, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाता है, और कहा जाता है कि इस टाइम में, जो गुप्ता एम्पायर के टाइम में, जब यहाँ पे समुद्रगुप्त राजा था, या फिर इसके आगे पीछे वाले जो भी है, वो पूरा इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री का, हजारों सालों के इतिहास में पहली बार इस टाइम पीरियड में, जब गुप्ता एम्पायर यहाँ पे रूल था, यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल थे, घरों में दरवाजे नहीं लगाते थे, लोग चोरियां नहीं करते थे, एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे, और जो लोग हैं वो बहुत ही हैप्पी थे, इसलिए इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। यहाँ देखो इलाहाबाद किला है, जो कि इसके क्या कहते, हरिसेन, जो कि इसका एक ना कोट पोएट है, किसका,
तो वो समुद्रगुप्ता का कोड पॉइंट है, उसके द्वारा लिखा गया इलाहाबाद पिलर, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में ये पता चलता है कि उसने नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में, ये जो नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ पे करीब 9 रूलर्स को बेसिकली डिफीट करा था और 12 रूलर्स को उसने डिफीट करा था साउथ इंडिया से। और जब हम बच्चों आगे बढ़ते तो हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्ता है ना, वो एक पॉलिसी फॉलो करता था, जो था पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, यानी कि दूसरे राजाओं को हरानी है, वॉर करनी है और हरा देने के बाद उस पूरे एम्पायर को अपने में शामिल कर लेना है। इसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मुहावरा इसके लिए पॉपुलर है। तो नॉर्थ साइड में जो है उसने पूरा आर्यावर्त को, यानी कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और जो दिल्ली के आसपास का रीजन, देखो यहाँ पे ये हो गया वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ये दिल्ली के आसपास का रीजन, इस पूरे इलाके पे बेसिकली उसने नॉर्दर्न भाग को जीत लिया। फिर जब आप साउथ में जाते हो तो साउथ में डेक्कन वाला जो इलाका है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो है ना इलाका डेक्कन कहलाता है, तो इस पूरे इलाके को वो बेसिकली विन कर लेता है। फिर जब इसके आगे जाता है तो वो ना ही रीच्ड एज फार एज साउथ द पल्लव कैपिटल, तो ये पल्लव रीजन का यहाँ पे शासक, पल्लव लोगों की बेसिकली यहाँ पे शासन होती है, तो वहाँ तक जाकर के वो अपने कैपिटल को एक्सपेंड करता है और उसके राजाओं को भी बेसिकली क्या करता है, अपने में मिलाने का प्रयास करता है और एंड में मिला भी लेता है। देखो क्या लिखा हुआ है पल्लव के बारे में पढ़ना, इन तमिलनाडु द पल्लव किंग रियलाइज्ड ही कुड नॉट फेस समुद्रगुप्त। देखो पल्लव किंग जो है ना, काफी ज्यादा उनके समुद्रगुप्त के देख के प्रभाव को, उसके लड़ने की स्किल को, उसके आर्मी को देख करके ये डर जाता है और ये क्या करता है, अपने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को आपस में मिला करके ना एक कॉन्फिडेरेसी बनाता है, कॉन्फिडेरेसी मतलब संगठन बनाता है और कहता है भाई हम लोग मिल के हर्षवर्धन का सामना करेंगे, सॉरी समुद्रगुप्त का सामना करेंगे। और लेकिन अंततः होता क्या है कि इतने सारे राजाओं के मिलने के बाद भी समुद्रगुप्त हैड टू फेस दिस पावरफुल अलायंस एंड फाइनली समुद्रगुप्त डिफीटेड द कॉन्फिडेंस। और समुद्रगुप्ता ने सारे लोगों की जो समूह थी, जो समुद्रगुप्त से भिड़ने आ रहा था, उन सबों को डिफीट करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कह सकते हो कि समुद्रगुप्त के लिए भी फायदेमंद होती है और जो पल्लव, पांडव, चेरा, जो चोलाज होते हैं उन सभी के लिए। देखो यहाँ पे दिख रही है ना आपको, चोलाज हैं, चोला का शासन है, यहाँ पे चेराज का है, यहाँ पे पांडव का है, यहाँ पे देखो आपको पल्लव दिख रहे होंगे, इधर ना एक वकाटक भी, देखो वकाटक भी हैं। तो जितने भी रूलर बेसिकली उस वक्त साउथ इंडिया के थे, उन सभी के लिए भी फायदेमंद डील होती है। और डील बेसिकली ये होती है कि वो जो आपका समुद्रगुप्त है वो कहते थे रूलर्स ऑफ साउथ एक्सेप्टेड हिम एज देयर ओवरलोड। सभी साउथ के जो राजा हैं उसने उसे अपना लॉर्ड मान लिया, ओवरलोड मान लिया, यानी कि उसने ये मान, देखो किसी भी किंगडम में जो कह सकते हो बच्चों की सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है, जिसकी पूरी चलती है, तो वो आपका कौन होता है, राजा होता है। क्या राजा से ऊपर भी कोई हो सकती है? उस जमाने में तो कोई नहीं होता था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होती है, जितने सारे राजा होते हैं वो अपने आप को जूनियर मान लेते हैं और सीनियर मानते हैं समुद्रगुप्ता को, और इसके बदले में प्रत्येक साल जो कुछ ट्रिब्यूट है, यानी जितनी भी टैक्सेस कलेक्ट करती है यहाँ पे राजा, जो भी धन दौलत कमाता है, उन धन दौलत में कुछ हिस्सा जो है वो समुद्रगुप्त को पहुंचाना होता है। समुद्रगुप्त क्या कहता है कि मैं आपको जीतूंगा नहीं, मैं आपके साथ वॉर नहीं करूंगा, मैं आपके लोगों को नहीं मारूंगा, आपकी धन संपदा खत्म नहीं होगी, हाँ लेकिन बस आपको इतनी काम करनी है कि साल में एक बार, जितनी जब भी मैं कहूँ उस टाइम पीरियड में आपको क्या करनी है, तो ट्रिब्यूट भेज देनी है, कुछ पैसे भेज देनी है। और इस तरह से इसने क्या करा, नेपाल, असम, बंगाल, ट्राइबल रिपब्लिक्स, राजस्थान, कई सारे जो एरियाज होते हैं उसको ये जीत जाते हैं और अपने में शामिल कर लेते हैं। एक्चुअली देखो बच्चों, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है, मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है वो अश्वमेध यज्ञ करता है और ये टाइटल लेता है महाराजाधिराज की, ठीक है। लाइक हिज फादर ही टू द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। यहाँ पे देख सकते हो आपको समुद्रगुप्ता, द कॉइन ऑन द लेफ्ट डेपिक्ट्स अश्वमेध एंड वन ऑफ द राइट सो द रूलर हिमसेल्फ। देखो यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त नजर आ रहे हैं और ये जो घोड़ा का साइन दिख रहा है ना, तो बच्चों ये है आपका अश्वमेध यज्ञ करने के सिंबल। आपने रामायण में भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि जो लॉर्ड रामा होते हैं वो भी क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ये बहुत बड़ी यज्ञ होती है और इसमें एक ना घोड़ा छोड़ा जाता है। इस घोड़े को ऐसे छोड़ी जाती है कि बेसिकली वो घोड़ा जिस इलाके से होकर पास होगा वो पूरा का पूरा जो इलाका है वो राजा का हो जाएगा। यदि कोई दूसरा राजा उस घोड़े को बांधने का, रोकने का प्रयत्न करता है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, उस राजा के साथ जिसने अश्वमेध यज्ञ करी है उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा होता है जो बहुत पॉपुलर, ताकतवर, जिसके पास बहुत बड़ी सेना होती है, एक ना कह सकते हो अद्भुत पावर होती है, वो सब राजा ही अश्वमेध यज्ञ कर पाता है। चलो आगे हमने देखा था अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्ता के बारे में कंप्लीट होने के बाद कि बहुत ही मिलिट्री जीनियस था और टैलेंटेड म्यूजिशियन और पोइट भी है, संस्कृत लैंग्वेज को काफ़ी बढ़ावा देता है, अदर रिलीजन्स को भी अपने यहाँ पे ये
आगे फलने फूलने में हेल्प करता है। फिर हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा था कि जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से पॉपुलर होता है। ये समुद्रगुप्त का पुत्र होता है और ये ना मैट्रिमोनियल अलायंस करता है चंद्रगुप्त फर्स्ट की तरह। जैसे उसने लक्षवी से ब्याह करा था कुमार देवी से, उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या करता है, नागा रूलर की पुत्री से ब्याह करता है ना। और फिर अपनी बेटी की भी जो विवाह है, जो चंद्रगुप्त सेकंड हो क्या करता है, अपनी डॉटर का जो मैरिज है वो वकाटक रूलर, देखो यहाँ पे दिख रही थी ना वकाटक रूलर नीचे में आपको मैप में, यहाँ पे ये देखो वकाटक रूलर। तो वकाटक रूलर से वो क्या करता है, अपनी पुत्री का ब्याह करता है और अपने कह सकते हो आसपास के जो किंगडम जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते थे उनके साथ इसने रिलेशन स्टेब्लिश करा, ताकि जो है एक दूसरे के साथ बेसिकली बिना वॉर लड़े, बिना युद्ध लड़े दोनों सर्वाइव करे, है ना। तो इस तरह की नीति आपका चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया। फिर हम लोग लेटर गुप्ता एम्पायर में पढ़ा कि जो विक्रमादित्य है उसके बाद उसका पुत्र कुमार गुप्ता राजा बनता है। फिर इसके बाद इसका सक्सेसर है वो अश्कंद गुप्त बनता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में हुन्स की आक्रमण बढ़ जाती है। ये हुन्स कौन है भाई, तो ये हुन्स है आपका सेंट्रल एशिया में रहने वाले कुछ ट्राइबल्स लोग हैं जो इंडिया में अटैक करते हैं, जो कि इंडिया यहाँ पे काफ़ी फल फूल रहा था, ग्रो कर रहा था, तो उसके मन में लालच आती है और वो इंडिया को भी अटैक करता है, लूटने का प्रयास करता है। धीरे धीरे कई बार लगातार अटैक होता है। फिर जो स्कंद गुप्ता के बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं, सक्सेसर आते हैं, वो इन्हें संभाल नहीं पाता है और इसकी वजह से इसकी जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाती है। 6th सेंचुरी के आसपास में जो है बेसिकली मिडल ऑफ द 6th सेंचुरी गुप्ता अंपायर धीरे डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है और 7th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर जो यहाँ पे रूलर बनता है वो होता है हर्षवर्धना, और जो हर्षवर्धना है वो किंग बनता है थानेश्वर का। और इसने क्या करा, फिर से दोबारा जो है पूरे टूटे फूटे एरिया जितने भी हमारे किंगडम बीस इंडिया जो है गुप्ता अंपायर जो है छोटे छोटे स्मॉल किंगडम में डिवाइड हो गया था, उसे फिर से ये असेंबल करता है और असेंबल करने के बाद दोबारा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नॉर्दर्न इंडिया में लेकर के आता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल्स में पढ़नी है। फिर हमने देखा कि फीचर्स ऑफ द गोल्डन एज के फीचर्स के बारे में देखा। हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखा था कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन प्रशासन चलाने की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली कैसे रहती थी। तो हमने यहाँ पे देखा जो गुप्ता अंपायर है वो कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड होता था और जो प्रोविंस है इसको टैकल करने का काम गवर्नर का होता था। और जो गवर्नर है वो अक्सर राजाओं के जो पुत्र होते थे, जिसे हम लोग प्रिंस कहते हैं, यहाँ पे वो लोग जो रॉयल फैमिली है उसी के लोग होते थे। फिर जो आपका प्रोविंसेस है वो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता था। जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हेड को हम लोग विषयपति कहते हैं। जो विषयपति होता था वो बेसिकली इसको कंट्रोल करता था और जितने भी विषयपति हैं उसे हेल्प करने के लिए ना एक काउंसिल होता था, कुछ लोगों की ग्रुप्स होती थी जो विषयपति को हेल्प करता है। और ठीक उसी प्रकार से जो गवर्नर था ना, प्रोविंसेस की जो गवर्नर है उसको हेल्प करने के लिए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होता था और इन ऑफिसर्स को बच्चों हम लोग कुमार मात्य कहते थे ना। जैसे कि तुम कह सकते हो अभी सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, गवर्नर के सपोर्ट करने के लिए कितने सारे ऑफिसर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, कितने सारे ऑफिसर्स हैं। तो इन्हीं ऑफिसर्स को उस वक्त बेसिकली हम लोग कुमार मात्य कहा करते थे। जो विलेज है उसके हेड को हम लोग हेड मेन कहा करते थे। गुप्ता अंपायर के टाइम में जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ऐसा नहीं कि सारा पावर जो है वो राजा के पास आके सिमटा हुआ है। उसने अपने पावर में से कुछ कुछ हिस्सों को, जो कि चैलेंजिंग नहीं हो सकता है राजा के लिए, उसे उसने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। कुछ जितने सारे उसके ऑफिसर्स हैं उसने उसको भी पावर देकर रखा हुआ है अपने अपने अलग अलग टेरिटरीज के अंडर देयर कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू फायान, जो फायान है जो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि चाइनीज ट्रैवलर होते हैं इंडिया में आते हैं, उसने अपने बुक्स में लिखी कि जो पीपल हैं वो काफ़ी सिंसियर होते थे, रीच होते थे, पॉरस्परस होते थे और हैप्पी रहते थे ड्यूरिंग गुप्ता अंपायर, कि काफ़ी खुशहाल जिंदगी लोगों की चल रही थी, राजा भी खुश और उसकी प्रजा भी बम बम, है ना। फिर हमने देखा फिर बच्चों हमने देखा था कि जो यहाँ पे क्राइम है वो बहुत ही रेयर था, न के बराबर जो है वो क्राइम होती थी। यदि क्राइम होता भी है तो उसकी सजाएं में सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट होती थी, कुछ ना हर्जाना उसको भरना पड़ा, और जो माफीनामा है वो जनरली आसानी से मिल जाते थे, बहुत बड़ी सजा नहीं था क्योंकि यहाँ पे क्राइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। हाँ, यदि कुछ कुछ क्राइम्स थे, जितने भी क्राइम्स थे बेसिकली उसमें ऑलमोस्ट में ना फाइन दे करके आप वहाँ से बच सकते थे और निकल सकते थे। लेकिन कुछ सीरियस क्राइम्स होते थे जैसे कि ट्रीजन और रिबेलियन, यानी कि यदि राजा को हटाने का प्रयास करते हो आप, देशद्रोह का प्रयास करते हो, देश को तोड़ने का प्रयास करते हो, दुश्मनों की साथ देते हो, तो इस केस में जो है ना थोड़ी सी हार्ड था सजाएं। और सजा क्या मिली थी उसे, तो राइट हैंड जो है उसके काट ली जाती थी, कट ऑफ, है ना। टैक्सेस बहुत कम होती थी और स्पाई सिस्टम की तो बच्चों बात ही मत करो। स्पाई सिस्टम जैसे चंद्रगुप्त के टाइमिंग में था वैसे यहाँ पे कोई खास स्पाई सिस्टम नहीं था। लेकिन लोग देखो खुशहाल है, उसके हाथों में काम है, उसके पास पैसे हैं, तो पैसे तो भाई इस तरह की क्राइम करना, चोरी डकैती करना की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। तो कोई चोरी डकैती हो नहीं रही, ज़्यादा क्राइम हो नहीं रहे, तो जब क्राइम नहीं है तो पनिशमेंट भी उस तरह की नहीं रहती। आज के टाइम में देखो ना, लड़ाई झगड़े
कितने सारे प्रॉब्लम्स हमारे आसपास में होते हैं, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी को उठा के लेके भाग जा रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है। तो ये सब जो क्राइम होते हैं तो हमारे पास सज़ा भी है, 8 साल 10 साल 20 साल जेल में भर दो। यदि किसी की मर्डर करी है तो जीवन भर जेल में डाल दो। आमरण उसकी कह सकते हो कि यदि बहुत ज़्यादा हार्ड करा हुआ है, कई लोगों की मौत, किसी की मौत को घाट उतारा है, तो आपको फांसी की भी सज़ा मिल जाती है। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखा तो यहाँ पर पता चला हमें, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इकोनॉमिक कंडीशन तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में मैंने आपको कराई ही नहीं है। तो कह सकते हो इस तरह से कह सकते हो आप कि पार्ट 3 में बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक कंडीशन, ध्यान देना बच्चों, पार्ट 3 में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, जितने भी हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। रिलीजियस लाइफ जो है यहाँ का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ की जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है, कौन कौन से साइंटिस्ट लोग यहाँ पे रहा करते थे जिनको हम लोग आज भी याद करते हैं, उनके द्वारा डिस्कवर करी गई चीज़ों को आज भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो बच्चों वीडियो में पूरे एंड तक बने रहनी है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, किसने बनाया और कितने दिनों से यहाँ बेसिकली है, इसको क्यों बनाया गया था, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा वहाँ की जो कल्चरल लाइफ है, लोगों की रहन सहन वेशभूषा क्या था, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, और उनकी बेसिकली वो लोग रहते कहाँ थे या फिर किन से वो प्रभावित होते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद बच्चों जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा ना, वो रहेगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन। इसके बाद तो सारी टॉपिक खत्म ही हो गई, फिर कुछ तो बचनी ही नहीं है। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहो और सभी चीज़ों को पूरे एंड तक देखो। काफ़ी अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो है ना, फिनिश हो गया। फिर यदि टाइम बचे, नहीं टाइम तो नहीं बचने वाली, क्योंकि हो सकता है ना वीडियो लंबी हो जाएगी तो भाई आप बोर भी हो सकते हो। इसलिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और जो ये एक्सरसाइजेज हैं, यदि आपको इसकी भी नीड है एक्सरसाइजेज की, तो मैं सभी का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा ताकि वीडियो को आप देखो और आपको मेहनत करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं। आपके लिए मेहनत मैं करूंगा और आपको बस वीडियो को ध्यान से पूरे एंड तक देखनी है। फिर सारे जो आंसर्स हैं वो बस बैठे बैठे ही आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे आपको और 5 इस पेज, मानी कि टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उन्हीं के मैं आंसर करा दूंगा। ये 1 वर्ड है, आसानी से हो जाएगी। और फिर जो आपको यदि आंसर इन ब्रीफ की भी आंसर चाहिए आपको, तो मैं आपके लिए ये भी करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कह सकते हो, जो कि हमारा है इकोनॉमिक कंडीशंस। लेकिन बच्चों उसके पहले आप बताओ, क्या आपको नहीं लग रही गंदगी थोड़ी बढ़ गई, इसे साफ कर लूँ? ये तो मैं कलर ले लेता हूँ इस बार ग्रीन, है ना, और इन सबको कर देता हूँ इरेज, ताकि मैं फ्रेश होकर के आपको फ्रेश पेज में आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर करा सकूँ, आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। चलो बच्चों, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात करूं तो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब समझना बच्चों, ये पैसे वाले मामले होते हैं ना, पैसे कैसे कमानी है, कैसे उसे और ज़्यादा कमाना है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता है। तो धन हमारा कहाँ से आएगा, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे होगी, तो इसके लिए बच्चों कौन सी एक्टिविटीज़ करी जाती है, वहाँ का कंडीशन कैसा था, उसके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बच्चों बात करो तो जो ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड इन एग्रीकल्चर, देखो कुछ कुछ चीज़ें जो बेस्ड हैं इकोनॉमी पे आज के समय में भी है, वो हमारा क्या है, वो है बच्चों एग्रीकल्चर, है ना। उसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। ये मेन 4 प्रमुख चीज़ें उस वक्त के। अभी तो ठीक है आईटी सेक्टर हो गया है, कम्युनिकेशन में हमें हमारा अपना जो है वो नई दुनिया बसा सकते हैं हम लोग। परिवहन में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम लोग नई दुनिया बसा सकते हैं, पूरी काम धंधे कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में काम धंधे कर सकते हैं, कई सारे स्कोप है हमारे पास अभी। लेकिन उस समय में यहाँ पे देखो 3-4 गिने चुने जो हैं बेसिकली काम होते थे जिसपे लोग इंगेज होते थे। उसमें से सबसे बड़ा जो है ना सेक्टर जिसपे लोग ज़्यादा संख्या में इंगेज होते थे बच्चों, वो होता था एग्रीकल्चर। सोचो एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ थी, क्या करनी भाई, ज़मीन है उसमें खेती करनी है, तो खेती करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो ज़मीन भी बहुत सारे हैं, लोगों की संख्या बहुत कम है, तो भाई वो लोग क्या करता था ना, खेती करना और आवश्यक भी है, चूँकि भोजन चाहिए लोगों के लिए। सबसे पहली प्रथम जो कह सकते हो नीड होती थी वो भोजन की थी। तो भोजन करने के लिए कृषि है, करने के लिए खेती भी है, मीन्स खेत भी है, तो वहाँ पे खेती करने में काफ़ी सारे लोग इंगेज होते थे। तो ये लोग जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता था वो आपका एग्रीकल्चर में था। फिर इन लोगों के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, और देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास उगानी हो या फिर भेड़ ओड़ की पालन करनी हो तो वो भी हमारा एग्रीकल्चर में जाएगा। इसके अलावा अदर क्राफ्ट्स वर हाईली डेवलप्ड, जो क्राफ्ट्स वगैरह ना जो कह सकते हो हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं, उन सब में भी वो लोग बहुत 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 आगे था।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड देखो यहाँ पे इंटरनल भी हो रही है, एक्सटर्नल भी हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताने की हमको आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी ना कि इंटरनल ट्रेड क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं बच्चों में उसके लिए बता देता हूँ। इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड हुआ जो किसी कंट्री के अंदर में रह के अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स के बीच में करी जाए। और कह सकते हो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा बच्चों, तो जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो भाई कह सकते हो जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। यदि मैं अपना माल पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश बेच रहा हूँ, अमेरिका बेच रहा हूँ, तो हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अपना बाजार सामान को बेचने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड लेकर आ रहे हो, तो बच्चों आप क्या कर रहे हो, इंटरनल ट्रेड कर रहे हो। तो इंडिया के जो लिंक्स हैं वो दोनों जगह था। ये लोग बेचने के लिए बच्चों वेस्टर्न एशिया पहुंच जाते थे सामान लेके, साउथ ईस्ट एशिया जाते थे, कंट्री से बाहर। इनको नाव चलाना आ रहा है, बोटिंग करके दूसरी कंट्री पहुंच जा रहे हैं। यार नेक्स्ट लेवल के इंसान है ये सब। देखो तो अफ्रीका जा रहा है भाई, क्या ही बताओ। और कई सारे मेडिटेरेनियन जो कंट्रीज थे वहां तक ये लोग अपना सामान बेचते थे। अब आपके दिमाग में बच्चों आ रहा होगा, आखिर सर ये लोग इतना सारा कौन सा सामान बना रहे हैं जो कि बेचने के लिए इतने देशों के पास जाना पड़ा, वो भी उस जमाने में। आज हमारे पास पता नहीं चलता है कौन सा सामान हमारा इंडिया से बाहर जा रहा है। हम लोग तो जितना भी चीज देखते हैं जहाँ पे देखते हैं सिर्फ चाइनीज चाइनीज चाइनीज। जिस कंप्यूटर लैपटॉप से मैं आपको करा रहा हूँ चाइनीज है, जिस फोन से मैं आप बेसिकली इस वीडियो को देख रहे हो चाइनीज है। मैं भी, यदि आपके पास एप्पल है तो अमेरिकन है, लेकिन कह सकते हो ना इंडियन तो नहीं है। जितने सारे इक्विपमेंट्स देखते हो इधर आसपास में कई सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल जाती हैं, चाइनीज मिल जाती है। तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया का कौन सा प्रोडक्ट है जो दूसरे कंट्री में जाकर सेल हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, यदि बिजनेस कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री के साथ तो आप भी तो कुछ बेच रहे होगे। तो चलो बताता हूँ, ये लोग क्या कर रहा है, स्पाइसेस बेच रहा है, वाह, मसाले बेच रहा है, प्यर्ल्स बेच रहा है, आइवरी। हाथी देखो इंडिया में बहुत था, तो हाथियों की जो दांत होते थे ना उनसे कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है, उसे हम लोग आइवरी कहते हैं। तो ये आवेरी बेच रहा है, वाह वाह वाह। देखो परफ्यूम्स, इधर परफ्यूम्स बेच रहा है भाई, फूलों बागों से बना के मैं मस्त मस्त खतरनाक परफ्यूम बना रही है, लोगों को बेच रही है। टेक्सटाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े हैं। और प्रीसियस स्टोन्स जो होते थे ना, कीमती जो हीरे जवाहरात होते हैं, पत्थर के ना, वो जो नगीने वगैरह ना लोग अंगूठियों में पहनते हैं, वो सब स्टोन्स की जो है ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड। देखो बेच सबको अलग अलग प्रकार के सामान रहे हैं और पाते क्या थे, सिर्फ सोना सोना और सोना। उस वक्त ना जितने भी बिजनेसेस है, जो लोग हैं बेसिकली वो गोल्ड से क्या करते थे। जैसे आज हमारे पास पैसे हैं तो लोग पैसे करते हैं ना, कागज का नोट का इस्तेमाल करते हैं, बट उस वक्त जो लोग हैं वो बेसिकली गोल्ड से बिजनेस करते थे। इसलिए तो मैंने आपको दिखाया ना कि आगे देखो यहाँ पे आपको गोल्ड कॉइन्स नजर आ रहे होंगे, कॉइन्स नजर आ रहे हैं ना, ये सब सिक्के हैं, कॉइन्स है, इसी से बिजनेसेस होते थे। यार सोचो, प्रॉपर उसके हाथों में सोना होता था। अभी के समय में एक आप ना छोटी सी सोना की चीज़ें लेते हो, जैसे मान लो नोज में पहनने के लिए, ईयर में पहनने के लिए ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स ऐसे करके लेते हो, तो उसकी जो प्राइसेस है ना 8-10 हज़ार रुपये के आसपास आ सकती है। लेकिन यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, सिक्के वो लोग अपने हाथों में लेके घूमते थे और इसी से व्यापार वगैरह हुआ करता था। इसलिए तो कहते हैं गुप्ता एम्पायर वॉज ए गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये चीज़ है, दिस मेड द कंट्री रिच एंड प्रॉस्परस। और जितने सारे सामान को हम लोग बेचेंगे तो दूसरे देश की जो सोने हैं, महंगे महंगी चीज़ें हैं, वो हमारे पास आएगी, तो हम हुए ना रातों रात अमीर। तो ये चीज़ें था। आगे देखो यहाँ पे प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज हेडमैन, ये तो हमने देख लिया ना। आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा है रिलीजियस लाइफ। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस लाइफ। क्या आप अभी के टाइम में सोचो तो हमारे यहाँ कई सारे रिलीजन है। इंडिया के बारे में बात करो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और भी मान लो अलग अलग होंगे, कुछ और भी हैं जो कि आपको पता नहीं चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में जाओ तो सिर्फ वहाँ पे इस्लाम है, बांग्लादेश में जाओ तो सिर्फ इस्लाम है, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में जाओ तो वहाँ पे सिर्फ इस्लामिस्ट है। इस्लामिस्ट बेसिकली जो कंट्री का रिलीजन है वो है। लेकिन इंडिया के बारे में बात करो तो उस वक्त इंडिया में जो रिलीजन है वो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर बताओ जल्दी कौन सा रिलीजन था। बच्चों सुनो, इंडिया एक ऐसा स्टेट स्टार्टिंग से रहा है जो 6th-7th सेंचुरी तक, इवन कह सकते हो 10th सेंचुरी तक, यानी कि आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले कह सकते हो, उस टाइम पीरियड तक सिर्फ यहाँ पे इंडिया में जैन, बौद्ध और जो हिंदुज़म है, ये मेनली 3 रिलीजन ही हुआ करता था। तो यहाँ पे जो रिलीजन था बच्चों वो था आपका हिंदुज़म। वो लोग वर्शिप करते थे लॉर्ड विष्णु को, मेन गॉड था जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे वो लॉर्ड विष्णु था। इसीलिए इन लोगों को हम लोग वैष्णव भी कहते हैं। ठीक है, जो लॉर्ड विष्णु को बेसिकली बहुत पूज रहे हैं उसे वैष्णव भी कहते थे। और इस टाइम पीरियड में कई सारे सेक्रीफाइजेज भी होते थे, जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ आप करते हो तो कई सारे सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ती हैं, आपको सहना पड़ता है, 2-4 दिनों तक खाने नहीं खाने होते हैं, जल पे जिंदा रहना होता है, और आप तपस्या करते हो, बेसिकली पूजा पाठ करते हो, तो उसमें सेक्रीफाइजेज हैं। कुछ सेक्रीफाइजेज में सबसे प्रमुख है अश्वमेध यज्ञ।
अश्वमेध यज्ञ ना संस्कृत वर्ड है, जहाँ पे आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, अश्वमेध यज्ञ आपका समुद्रगुप्त ने करा था, वो चीज़। टेम्पल्स को लोग बनाते थे, काफ़ी पॉपुलर बड़े बड़े टेम्पल्स पत्थरों से बनाए जाते थे। अब एक टाइम में हमारे पास ना सीमेंट, छड़, गट्टी, पत्थर वगैरह है, तो क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के हम लोग बना लेते हैं। लेकिन उस समय में जब सीमेंट नहीं है, गट्टी नहीं है, बालू नहीं है, ईंट नहीं है, तो उसमें जो टेम्पल्स है वो बच्चों बनाई जाती थी सिर्फ पत्थरों से। तो सिंगल सिंगल रॉक कैसे कट करके उसने अपने टेम्पल्स बना दी। कई सारे टेम्पल्स के मैं आपको इमेजेस भी साथ में साथ दिखाते जा रहा हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और जो आइडल वर्शिप यानी कि मूर्तियों की पूजा, वो उस टाइम पीरियड में काफ़ी पॉपुलर था। और जो सबसे मेन फीचर्स है ना इस रिलीजन का, वो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट था। वो दूसरे दूसरे रिलीजन, चाहे वो जैनिज्म हो या फिर बुद्धिज्म हो, उन सबको भी सपोर्ट कर रहा है। उनसे इन लोगों को कोई समस्या नहीं है। यानी कि ये कह सकते हो हिंदुज़्म में से ही कह सकते हो बुद्धिज्म और जैनिज्म बेसिकली डिराइव हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तुमको पॉपुलरिटी मीन सिमिलरिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब तो वो इसके पीछे की रीज़न जो है बच्चों, वो थी भक्ति मूवमेंट। यानी कि उस टाइम पूरी साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक मूवमेंट चला था गॉड्स को याद करने की, और ये जो था वो सेल्फलेस डिवोशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि गॉड की आप पूजा करो, उसे याद करो विदाउट एनी एक्सपेंसेस, यानी आपको खर्चे नहीं करनी है। आप क्या करो, सिंपली गॉड को सेल्फलेस डिवोशन अपने दिल में, अपने आत्मा में, मन में भजन कीर्तन करो। इंडिविजुअल लेवल पे आपको ग्रुप भी नहीं बनानी, समूह भी नहीं बनानी है, और बस गॉड को याद करो। और इस वक्त ने एक मुहिम चला था, हर एक कई सारे संत आते हैं, महात्मा आते हैं, कई सारे राजा लोग रहते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हो पॉपुलराइज्ड कर रहे थे, ग्रुप करवा रहे थे, और इस वजह से इसने मास पॉपुलरिटी गेन कर। हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोगों की जो रहन सहन कल्चर है उसमें बदलाव आता है, उसके थॉट प्रोसेस में बदलाव आता है। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो डेवलप होती है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनती है, जहाँ पे आप नालंदा को आप जानते हो, ये बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज्ड बाय द गुप्ता रूलर। यहाँ पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से इसको कहते भी हैं, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह यहाँ पे रहते थे, लोगों को एजुकेट करते थे। Thus, the spirit of religious tolerance was an important feature of the Gupta Empire. टॉलरेंस यानी कि लोगों में दूसरे रिलीजन्स को भी रेस्पेक्ट करने की, दूसरे रिलीजन को भी अपने साथ साथ गुरु होने देना है, इस तरह का इन्वायरमेंट बनाने में लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करा। जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस मतलब देखना बच्चों, ये जो गुप्ता अम्पायर उसमें गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड कहने के पीछे की एक और भी वजह ये भी कह सकते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे लिखी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक प्रोग्रेस, साइंटिफिक रूप में जो अभी के टाइमिंग में जो भी चीज़ें तुम देखते हो ना, अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हो या फिर कह सकते हो आप जीके बुक्स में पढ़ते हो, तो जितनी भी डिस्कवरीज हैं उन सभी में आप ब्रिटेन के लोगों के नाम पढ़ते हो, यूरोपियन लोगों के नाम पढ़ते हो। कई भी लैपटॉप की खोज किसने करी, कंप्यूटर की खोज किसने करी, वॉच किसने बनाया, फैन किसने बनाया, पानी जहाज किसने बनाया, एरोप्लेन किसने बनाया, टीवी किसने बनाया, ट्रेन किसने बनाया। तो हर एक चीज़ में आप बच्चों देखते हो ना कि उन्हीं लोगों के नाम आ रहे होते हैं। जितनी भी डिस्कवरी देते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, फिर फिजिक्स में न्यूटन्स के लॉ हो गए, आर्किमिडीज के लॉ हो गए, बायो में आते हो तो अरस्तु, वहाँ पे भी कई सारे जो डिस्कवरी, मतलब समझ रहे हो ना। तो उन सभी में आप दूसरे लोगों के, दूसरे देशों के जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पढ़ते हो। लेकिन इंडिया भी हमारे पीछे नहीं था। सोचिए यार, उस जमाने में जब बाकी विदेश के लोगों को क ख लिखना भी नहीं आ रहा है, उन्हें ये सब चीज़ें के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, साइंटिफिक चीज़ें क्या होती है, साइंटिस्ट क्या होते हैं, इसके ज्ञान नहीं है। उस जमाने में भी बच्चों हमारे पास ना ग्रेट साइंटिस्ट हुआ करते थे। या आप बात समझ रहे हो, ये 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के आसपास की चीज़ें हैं। 1500 ईयर्स पहले ही हमारे यहाँ ग्रेट साइंटिस्ट हुआ करते थे। इनकी जो डिस्कवरी है लोग अभी भी यूज़ करते हैं। आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का, आपने नाम सुना होगा वराहमिहिर का। ये तो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे इंडिया के। आर्यभट्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, आर्यभट्ट जो हमारा पहला सैटेलाइट था ना, उसको आर्यभट्ट के नाम से दिया गया ताकि आर्यभट्ट को लोग याद रखें। इनकी जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे, अरिथमेटिक्स के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, यानी कि मैथ्स के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसकी सॉल्यूशंस को इसने फाइंड करा था। इसी ने डिस्कवर करा था कि जो अर्थ है वो मूव्स करता है अराउंड द सन। सोचिए बच्चों, ये वाली बात प्रेजेंट टाइम में हम लोग मानते हैं ना कि जो जिसका अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये जो छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ कह सकते हो। कभी कि हमारे पास टेलीस्कोप है, कई सारे सैटेलाइट है, हमने वहाँ पे अंतरिक्ष में जाकर रखा हुआ, स्पेस में पहुँच कर रखा हुआ है, तो चीज़ें ठीक है, पता है हमें। लेकिन उस ज़माने में जब कोई भी इस तरह की गैजेट नहीं थी, उस वक्त सिर्फ धरती पर रह करके चीज़ों को ऑब्जर्व करके, पढ़ करके, ज्ञान के दम पे बेसिकली उसने ये चीज़ बताया था कि जो अर्थ है वो मूव करता है अराउंड द सन। ही ऑल्सो फाउंड आउट द कजेज ऑफ लूनर एंड सोलर इक्लिप्स। बच्चों देख रहे हो, ये जो इक्लिप्सेस होती हैं, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स कैसे होती हैं, इसके पीछे की क्या रीज़न है, वजह है, इस चीज़ों की भी उसने उस वक्त डिस्कवर कर लिया है, पता कर लिया है। और इसीलिए इंडिया की जो पहली सैटेलाइट होती है, हमने उसको सम्मान में, आर्यभट्ट के सम्मान में, ग्रेट साइंटिस्ट के सम्मान में, अपने पहला सैटेलाइट का नाम बच्चों हमने रखा था आर्यभट्ट। इंडिया की फर्स्ट जो सैटेलाइट है बच्चों, उसका नाम था आर्यभट्ट। अब बताओ, ये जो काम करा गया इसको याद करने के लिए वो सही है या नहीं है।
नेक्स्ट बच्चों वारामिहिर है, इसने एक्सप्लेन करा था प्लेनेटरी मूवमेंट्स के बारे में। सोचो ये कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स यार, भारत धरती पे रह करके, पृथ्वी पे छोटे से इसे भारत में रह करके पृथ्वी के बाहर की चीज़ों के बारे में बता दे रहा है। ये क्या बता रहा है, जो प्लेनेटरी मूवमेंट है, जो अलग अलग हमारे ग्रह है ना, वो उसकी मूवमेंट क्या होती है, कैसे होती है, इनके बारे में बता रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना बता रहा है। कौन? वारामिहिर। कब की बात है? तो 1500 ईयर्स ऑलमोस्ट अगो की। अभी 2025 चल रहा है ना। और उस जमाने में जब यहाँ पे 5th 6th सेंचुरी के आसपास की बातें हैं तब ये हो रही है। एक और हमारे पास महान हस्ती है, इसका नाम है वाघभट्ट, कह सकते हो वाघभट्ट, जिसने किताब लिखी है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी जो अभी किताब अपने हम लोग दवाइयाँ लेते हैं ना, देखो आपके आसपास दो तरह की मेडिसिन शॉप होंगे। एक आप जानते हो जिसको लोग अंग्रेजी दवा दुकान कहते हैं, जहाँ पे आप ना जाते हो तो दवाई लेके ठीक होकर आ जाते हो। एक आयुर्वेदिक दुकान होती है, आप जाना कभी, आपने शायद देखा ही होगा, अपने आसपास में कई सारे लोग इसका जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी भी होती है। आपके इसके पास भी हर एक तरह की इलाज, चाहे सर्दी खांसी बुखार या फिर जो भी आपको बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी इलाज इनके पास है, उनकी दवाइयाँ अभी भी इसके पास है, और आयुर्वेदिक अभी भी चलता है। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके बारे में किताब लिखी है, कि किताबें में कई सारी दवाओं के बारे में, लोगों की इलाज करने के बारे में, बीमारियों का इलाज कैसे करी जाए, इसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे बच्चों आगे देखते हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो नंबर सिस्टम है 0 से लेकर के 9 तक ना, 0 से लेकर के 9 तक, और उसी से देखो जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या, जितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर बोलो, डेटा बोलो, हर एक डेटा भाई 0 से 9 तक के बीच से ही तो बनी है। नहीं, आप बताओ ए बी से लेकर के जेड से जो 26 लेटर्स हैं, उन्हीं से तो सारा पूरा इंग्लिश का इतिहास बना हुआ है, पूरा इंग्लिश की जो वर्ड्स है वो बने हुए हैं। आप क से लेकर अज्ञा तक जो पढ़ते हो, अ से लेकर अ तक जो पढ़ते हो, इसी से पूरी हिंदी भाषा लिखी जा रही है। ठीक उसी प्रकार से 0 से लेकर के 9 तक की जो डिस्कवरी है वो बच्चों हमारा इंडिया में हुआ है, इंडियन मैथमेटिशियंस ने करा है। और इसी से first used and developed in of by the Indians and later adopted and improved by the Arabs। इसको बाद में जो है अरब लोगों ने अडॉप्ट करा, उसको इम्प्रूव करा, उसमें थोड़ी और भी चीज़ें डाल ली। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम बोथ आर डेवलप्ड इन इंडिया बाय इंडियन मैथमेटिशियंस। आगे लिखा जो आयरन पिलर है, मैं बता रहा हूँ महरौली, दिल्ली के महरौली में, जहाँ पे कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, यदि आप दिल्ली के आसपास के हो, यदि आपने कभी जीवन में कुतुब मीनार के पास जाने की सोच रहे हो, तो कुतुब मीनार के पास आज भी ये आयरन पिलर। तो सोचो भाई, आज हम लोग लोहे की गेट बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, तो लोहे में जंग लग जाती है, चीज़ें खराब हो जाती है ना। आप कितने भी ब्रांडेड लोहे ले आओ, कितने भी महंगे लोहे ले आओ, टाटा वाटा को खरीद के लेके आ जाओ, लेकिन देखना जंग लग जाती है। जो गाड़ियाँ आप चलाते हो, यूज़ करते हो अपना, देखना गाड़ी पुराने होने के बाद 10 साल 15 साल 20 साल होने के बाद उसमें भी कई सारे पार्ट्स में जंग लग जाती है। बच्चों बताना होता है कि नहीं? लेकिन ये चीज़ को देखो, ये आयरन पिलर है, प्रॉपर आयरन की बनी हुई है, दिल्ली के महरौली में है, और ये बेस्ट प्रूफ है हाईली एडवांस साइंस ऑफ मेटलर्जी। साइंस के क्षेत्र में, साइंस सेक्टर में एक ग्रेट और एडवांस प्रूफ देता है मेटलर्जी को लेकर, कि लोहे वगैरह धातुओं से बनी हुई चीज़ों की किस प्रकार से वो लोग, इतना ग्रेट था कि उस वक्त की बनी हुई जो चीज़ें हैं, 25 मीटर हाई कॉपर स्टेचू ऑफ बुद्धा, ये दूसरी एग्जाम्पल है। एंड द न्यूमरस गोल्ड कॉइन्स टेस्टिफाई टू देयर रिमार्केबल स्किल इन मेटल कास्टिंग। मेटल्स को बनाने में, उसका यूज़ करने में लोगों का ग्रेटनेस पा गया था। लोहे की हो, सोने की हो, या फिर जो भी धातु है, कॉपर की हो, इतने मस्त बेसिकली एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, डिज़ाइन देकर बना कर रखा हुआ है कि आज तक उसमें जंग लग ही नहीं रही है। इमेज देखो, आयरन पिलर जो महरौली में है, दिल्ली में है, जो कि बिल्ड करी गई थी 4th सेंचुरी में, हैज़ नॉट रस्टेड सिंस देन। आज तक इसमें जंग नहीं लगी और आज भी एज इट इज खड़ा है। सोचो इतने सालों से धूप पानी बरसात गर्मी वगैरह सब चीज़ को सह रहा है। खैर मैं आपको और ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, और आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल लाइफ को पढ़ेंगे। कल्चरल लाइफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिटरेचर के बारे में, और जो हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा होगा एजुकेशन। चलिए इन 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। बच्चों क्या बोर तो नहीं हो रहे हो ना? कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यदि दिक्कत हो तो कैसे इसको इंप्रूव करी जाए, और मैं आपके लिए क्या बेसिकली बीच में चीज़ों को मिक्स करूँ, क्या शायरी वायरी भी आपके लिए बोलनी चाहिए, क्या बीच में थोड़े से जोक्स वगैरह भी सुनाना चाहिए क्या? हाँ, यदि लगे तो बच्चों बता देना, है ना? तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और मैं आपके लिए और भी ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बात करते हैं लिटरेचर की, लिटरेचर में किताबों की। तो विद द रिवाइवल ऑफ हिंदुज़म संस्कृत रीगेन इट्स इंपॉर्टेंस। देखो उस वक्त ना हिंदुज़म की रिवाइवल हो रही थी, बताया आपको मैंने, यहाँ पे ना एक भक्ति मूवमेंट चल रही, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा
अटैच्ड हो रहे हैं और अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने रिलीजन को लेकर के भक्ति मोमेंट के टाइम पीरियड में। और यहाँ पे जो लोग हैं वो सेल्फ डिवोशन अपने अपने आप पे इंडिविजुअल लेवल पे गॉड को याद करने का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कैसे रिलीजन के प्रति उनकी आस्था बढ़ती है, और जैसे रिलीजन के प्रति आस्था बढ़ती है तो जितनी भी रिलीजियस किताबें होती थी ना वो संस्कृत लैंग्वेज में होता था। इसीलिए जो लैंग्वेज संस्कृत है उसने फिर से अपनी इंपॉर्टेंस को पा लिया था। जब गुप्ता रूलर्स मेड संस्कृत द कोर्ट लैंग्वेज, सोचो इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि उसने जो कोर्ट की लैंग्वेज है ना, जहाँ पे बहस होती है, राजा बैठते हैं, राज दरबार सज रहा होता है, उसकी लैंग्वेज इसने संस्कृत रखा हुआ है। जैसे अभी के टाइम पे देखो हमारी जब ना बहस होती है अपने पार्लियामेंट में तो हिंदी लैंग्वेज में हो रही है, किसी को इंग्लिश में बोलनी तो इंग्लिश में बोल सकते हो, किसी को डिफरेंट लैंग्वेज में बोलनी हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हो। और भी कई सारे जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का शेयरिंग होता है तो मेरा हिंदी में होता है, इंग्लिश में हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसने संस्कृत बना के रखा हुआ है। आपको जो लैंग्वेज बात करनी है अपने आसपास में वो लैंग्वेज में बात करो, लेकिन कोर्ट में जो बात होगी वो संस्कृत में होगी। दे पैट्रोनाइज संस्कृत प्ले राइट्स, उसने क्या करा, संस्कृत लैंग्वेज में जितने सारे पोइट्स हैं, प्ले राइट्स हैं, कॉमिक लिखने वाले हैं, जितने सारे मतलब कह सकते हो गेम्स लिखनी हो, जोक्स लिखने हो, जोक्स पार्ट करनी हो, कहानियाँ लिखनी हो, मजाक मस्ती वाली चीज़ें लिखनी हो, उन सभी को उसने अपने कोर्ट में स्थान दिया हुआ है। प्ले राइट है जो यहाँ पे कह सकते हो प्ले लिख रहा है, पोइट्स है, फिलोसफर है, ग्रामेरियंस है, इन सभी को फला फुला रहे हैं यहाँ पे, उनको अपने यहाँ पे कोर्ट में आश्रय देकर रखे हुए हैं। एक बहुत ही ग्रेट पोइट, इसका नाम है कालिदास। इनकी लिखी हुई चीज़ों को हम लोग बच्चों आज भी याद करते हैं। इसकी एक बहुत ही मस्त प्ले था, बहुत ही फेमस प्ले, इसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। इसकी स्पेलिंग बच्चों अच्छे से याद रखना, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। इसने एक और एपिक पोएम लिखा, इसका नाम था मेघदूत। तो ये जो दोनों हैं उस वक्त की इतिहास के बारे में बताता है, संस्कृत लैंग्वेज कितनी पॉपुलर थी उसके बारे में बताता है, और वहाँ की जो रहन सहन वेशभूषा है, इस कल्चर है, उसके बारे में बताता है। एक और है द पंचतंत्र वॉज कंपाइल्ड, आपने गेम्स एक बेसिकली नाम सुना होगा, किताब की बहुत ही पॉपुलर है बच्चों की किताब है पंचतंत्र। और जो पुराण है उसको दोबारा लिखा गया, जो महाभारत उसको रिवाइज करी गई, फिर से लिखी गई। और जो क्या ना सुधराज की एक बुक, इसका नाम है मृच कट्टिका, ये दो नाम याद रखना बच्चों, मृच कट्टिका यहाँ से, और कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ये काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं, काफ़ी बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम से भी आ सकते हैं। और हायर एग्जाम जो होती है ना, जब ग्रेजुएशन के बाद जाओगे आप या कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ भी आपको जो है इन किताबों के नाम देखने को मिलते हैं। तो अब इसे पढ़ लो, याद कर लो। ये देखो एक सीन दिखा रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम जो प्ले है उस प्ले की एक ना पेंटिंग दी यहाँ पे बेसिकली बनाई। आगे बढ़ते हो तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारा आता है, तो हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक एक्सेलेंस इनके पास है इन गुप्ता पीरियड में। द फ्रेस्को, ये वर्ड याद रखो, फ्रेस्को मतलब होता है दीवारों में पेंटिंग करना। देखो ना आप ना अक्सर सड़क पे जाते हो तो जो दीवार आपको आसपास में मिलते हैं, वहाँ पे स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह कई सारे नारे लिखे हुए मिल जाते हैं ना पेंटिंग दीवारों में। लेकिन देखना समय के साथ धीरे धीरे वो उसके जो कलर है वो डिग्रेड होती जाती है, और पुराने होते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर बिल्कुल खराब हो जाता है, होती है ना। लेकिन यहाँ पे इसने जो फ्रेस्को करी, फ्रेस्को मतलब होता है वो पेंटिंग्स ऑन द वॉल। तो अजंता की गुफा में, अजंता की केव्स में जो उसने पेंटिंग करके रखी है, ये प्रूफ है उसके आर्टिस्टिक ब्रिलियंस की, कि कितने ग्रेट वो लोग थे कि ये जो पेंटिंग है वो आज भी फल फूल रहा है। और उसकी जो पेंटिंग से जो कलर है ना, देखो कलर जो यूज़ करा गया था इन दीज पेंटिंग्स वो स्टिल रिटेन देयर ओरिजिनल फ्रेशनेस, उसमें आज भी जो ओरिजिनल फ्रेशनेस है, जो कलर्स है वो दिख रही है। इस इमेज को देखो, यहाँ पे 15th सेंचुरी पार हो चुके हैं बच्चों, याद रखना। ये देखो आपको यहाँ पे ये वाली जो इमेज दिख रही है फ्रेस्को है फ्रॉम अजंता केव्स, और ये कह सकते हो आपका 5th सेंचुरी स्टैचू है, जो कि लॉर्ड बुद्धा की है सारनाथ में, जो कि बैठे हुए पोजीशन में। तो ये देखो स्टैचू है, लॉर्ड आइडल वर्शिप बहुत पॉपुलर है तो आइडल बने हुए हैं, और यहाँ पे पेंटिंग है, ठीक है। आगे बच्चों बढ़ते हैं, यहाँ पे आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग है, जो वो बहुत ही हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन था, बहुत ही बेहतरीन रूप से वो लोग करते थे। गौतम बुद्धा जो हैं वो अनअर्थ होते हैं शानाथ से, और कई सारे जो बुद्धा के कह सकते हो स्टैचूज हैं वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे ब्यूटीफुल लाइफ के स्टैचू जो है हिंदू गॉड्स के, बिल्कुल देखने में लगे बिल्कुल जीवित है, उसमें जान है, प्राण है, काफ़ी प्यारी आँख नाक कान, वो पूरी जो शरीर की बनावट जैसे हमारी अभी होती है ना, एज इट इज़ पूरी की पूरी सिंगल स्टोन से वो लोग ना कितनी मेहनत करते होंगे कि बना कर रखे हुए। आज के समय में ना उस ज़माने के लोगों इतनी मेहनत हम लोग कर ही नहीं सकते, हमारे पास उनके जैसी पेशेंस हो ही नहीं सकती। यार सोचो ना, एक एक पत्थर से बने हुए जो डिज़ाइन है, पत्थरों में बेसिकली मूर्तियाँ बना देनी है, लोगों के जैसे एज इट इज़ बना देनी है। करीब कई साल लग जाते थे, दिन रात वो काम करे छैनी हथौड़े से, तब जाके वो जो चीज़ें हैं वो अपने हाथों से बनाते थे, खुद से एज्यूम करके डिज़ाइन करते हैं, कलर करते थे।
बहुत ही फ्यू बिल्डिंग्स थे गुप्ता पीरियड के हैविंग सर्वाइव्ड, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स थे, उनमें से कुछ हैं जो बचे हैं, बाकी खत्म हो गए। फ्यू सर्वाइविंग स्पेसिमेन हावर सो द आर्किटेक्चरल स्किल वर हाईली डेवलप। तो जो कुछ बचे हुए वो बताता है कि जो आर्किटेक्चरल स्किल्स हैं वो कितने खास और कितने ग्रेट ये लोग का हुआ करता था। रॉक कट चैत्याज एंड बिल्ड टेम्पल्स ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पत्थरों से बने हुए टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े रॉक कट चैत्याज हैं। द विष्णु टेम्पल इन देवघर, ये मैं आपको बताऊंगा, इमेज देख सकते हो साइड में आप यहाँ पे। बुद्धिस्ट चैत्याज इन द अजंता केव्स और फाइन स्पेसिमेन, यानी बहुत अच्छे और बड़े नमूने हैं गुप्ता आर्किटेक्चर के, यानी कि वो लोग बिल्डिंग्स बनाने के मामले में कितने ग्रेट थे उसके नमूने हैं इस इमेज जो आप देख पा रहे हो। बात करते हैं आगे एजुकेशन की, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। द गुप्ता इनकरेज एजुकेशन एंड लर्निंग, पढ़ाई ना लिखना भाई काफ़ी पॉपुलर, इसलिए इसने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, अजंता कह सकते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने इस्टेब्लिश कराया। वहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है, सारे शिक्षक लोग वहीं पे रहते हैं, स्टूडेंट्स लोग वहीं पे रहते हैं और बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं। लिबरल ग्रांट्स और गिवेन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले जो इंस्टीट्यूट हैं उन सबको सरकार मदद करती है। देयर ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, इस यूनिवर्सिटी नालंदा को बनने में करीब सैकड़ों वर्ष लगते हैं, सैकड़ों वर्ष कहने मतलब कई दशक लग जाते हैं। और इसमें ये इतनी बड़ी और विशाल रहती है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी को बेसिकली डिस्ट्रॉय करा गया था, तो डिस्ट्रॉय करने के बाद तोड़फोड़ करने में कई दिन लग जाते हैं, और जिसमें जो किताबें हैं ना उसको जलाने, बेसिकली आपको बताएंगे इसकी स्टोरी बाद में कभी। तो एक इस्लामिस्ट क्रूर आते हैं जो नहीं चाहते थे कि भारत में जो है वो नॉलेज इतनी पॉपुलर और इतनी ग्रेट रहे, उनके बारे में विश्व में चर्चा हो। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में जितने ज्ञान था, जहाँ से पूरे भारत में जो ज्ञान फैल रहा था, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को समाप्त करने का उसने प्रयास करा और पूरी यूनिवर्सिटी में ही आग लगा दी। इसमें जो किताबें थी ना उसको जलने में कम से कम 6 महीने के समय लगते हैं। सोचो कितनी किताबें यहाँ पे रखी पड़ी थी, कितने सारे लोग थे, कितने बड़े भूभाग में ये फैला हुआ था। आप नेट पे सर्च कर सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी के, या तो रूल्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, या तो हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6th सेंचुरी की बात की। 6th सेंचुरी में जब आपको मैंने बताया हर्षवर्धन की शासन आती है, तो उस टाइम पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस होता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ लिखा हुआ है कि ये था आपका बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, फिलॉसफी और जो वैदिक लिटरेचर बच्चों हैं इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता था। इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके आसपास में हुआ करते थे। इंडिया जो है, अब ये लास्ट लाइन देखना चाहिए, ये आपका ना एक तरह से कह सकते हो कंक्लूजन है, जितने भी पूरी मैंने अभी पेज पढ़ी ऊपर से नीचे तक, उन सभी में को मिला करके निचोड़ के जो निकलती है ना कंक्लूजन, वो ये है। तो कंक्लूजन में बच्चों आपका है कि इंडिया रीच द हाइट ऑफ इट्स पावर एंड ग्लोरी अंडर द रूल ऑफ गुप्ता। गुप्ता के टाइम पीरियड में से काफ़ी सारे, ये बहुत ही पावरफुल होता है, इंडिया जो है वो अपनी ग्लोरी को पा रहा होता है। पॉलिटिकली द कंट्री वाज यूनाइटेड अंडर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, एक मजबूत सरकार के नीचे पूरी जो कंट्री है वो एक तरह से एकजुट हो जाती है, यूनाइटेड हो जाती है। इकोनॉमिकली कह सकते हो जो कंट्री है वो काफ़ी रिच होते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वो अलग अलग सेक्टर में अपने आप को इंगेज रखे हुए और बहुत ही खुश हैं। ये कल्चरली भी खुश हैं, कल्चर जो वो चीज़ें हैं जिससे सभी लोग आपस में कनेक्ट रहते हैं। इट अचीव्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स ऑफ आर्टिस्टिक ब्रिलियंस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं गुप्ता एम्पायर जो है इंडियन हिस्ट्री का, बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज था। यहाँ पे आप ये जो आपका टाइमलाइन है यहाँ पे देख सकते हो, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया में ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो यहाँ पे राजा बनता है। जो हुन्स हैं वो 5th सेंचुरी के आसपास में बेसिकली वो अटैक करते हैं और फिर जो गुप्ता एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिक्लीन हो जाते हैं। तो जो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको यदि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखने हो, काफ़ी सिंपल वेज में लिखी हुई, सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। यदि इसमें डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। यदि चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।